आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में अध्याय 9 वृत्तीय गति। पहले आपको ये बता दूं कि वृत्तीय गति होती क्या है। क्या होती है वृत्तीय गति? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो गति करता है उसको हम वृत्तीय गति कहेंगे। आपने देखा है पंखे की ब्लेड की जो नोक है उसकी अगर गति को ले तो वो भी हमारी किस गति में आएगी? वृत्तीय गति में आती है। और यदि आप ऐसा खेल अधिकतर बच्चे करते, क्या करते, एक रस्सी ले लेते हैं और उसके एक सिरे पर एक पत्थर बांध देते हैं और उसको जोर से घुमाते हैं, है ना। तो उसको चाहे हम क्षैतिज में घुमाएं या ऊर्ध्वाधर घुमाएं, तो ये सब भी क्या आएगा? वृत्तीय गति के अंदर आता है। और अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, वो भी किस में आता है? वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। तो इस अध्याय में हम वृत्तीय गति, उससे संबंधित सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक समान वृत्तीय गति। अभी तो मैंने आपको बताया वृत्तीय गति के उदाहरण बताए। अब हम कह रहे हैं एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति मतलब क्या? यदि कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, मान लीजिए ये कोई केंद्र है O, जिसके चारों ओर एक कण गति कर रहा है और उसकी त्रिज्या है R। तो यदि कोई कण एक निश्चित केंद्र के चारों ओर वृत्तीय पथ में गति करे और उसकी चाल कैसी हो? एक समान हो। चाल कैसी हो उसकी? एक समान हो। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। किस गति को? यदि कोई कण एक निश्चित केंद्र के चारों ओर निश्चित त्रिज्या लेकर वृत्तीय गति करता है और चाल कैसी रहनी चाहिए? एक समान, तब हम उस गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। मान लीजिए कोई कण है जिसका केंद्र है O, त्रिज्या है R, P0 उसकी प्रारंभिक स्थिति है, वो कर रहा है वृत्तीय गति। तो समय के साथ क्या होगी? उसकी स्थिति बदलेगी। मान लीजिए T समय पश्चात उसकी स्थिति हो जाती है P। ठीक, अब इस प्रारंभिक स्थिति और अभी वर्तमान स्थिति के बीच कोण कितना बन रहा है? थीटा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वृत्तीय गति, जहां पर इस कण की स्थिति किसके द्वारा प्रदर्शित होगी? थीटा के द्वारा। थीटा क्या है? थीटा वह कोण है जो एक स्थिर रेखा OP0, यहाँ पर एक स्थिर रेखा है और OP क्या है? एक त्रिज्यीय रेखा है, जबकि स्थिति कण की क्या है? P है। तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है? थीटा। तो इस वृत्तीय गति में जो कण की स्थिति हम कैसे दर्शाएंगे? थीटा के द्वारा प्रदर्शित होती है ना। अब इस वृत्तीय अध्याय में वृत्तीय गति को पढ़ने के पहले अपन क्या करते हैं? कुछ आधारभूत चीजें जो हमको उपयोग में लानी है, जैसे आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, ताकि ये शब्दों का प्रयोग जब हम करें तो आपको समझने में सहूलियत होगी। सबसे पहले हम समझें कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल क्या होता है? जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, कैसी गति कर रहा है? वृत्तीय गति। तो उसको एक पूरा चक्कर लगाने में, मान लीजिए यहां से उसने गति करना चालू किया, तो ये पूरा चक्कर लगाने में उसको जितना समय लगता है उसको हम कहते हैं उसका आवर्तकाल, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से, और इसका मात्रक होता है सेकंड, तथा इसका विमीय सूत्र होता है m0 L0 T। तो क्या है आवर्तकाल? कोई भी वृत्तीय गति करने वाला कण
एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसको हम कहते हैं उसका आवर्त काल। इसका सूत्र निकाल ले हम। मान लीजिए कण की त्रिज्या r है और वो किस चाल से गति कर रहा है v, तो आवर्त काल t बराबर होगा एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है बटे एक समान चाल। एक समान चाल क्यों? हमने बताया एक समान वृत्तीय गति कब कहते हैं? जब उसकी चाल कैसी हो? एक समान हो। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? आवर्तकाल के सूत्र निकाल रहे हैं। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। तो इसका सूत्र क्या है? एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई कण यहाँ पर है, ठीक है। अब वो एक चक्कर लगा रहा है, वापस घूमकर यहाँ पर आएगा, है ना। तो वो कितनी दूरी तय करेगा? ये एक वृत्त बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करे तो वो कितनी दूरी तय करेगा? वृत्त की परिधि के बराबर, है ना। ये क्या हो गई? यहाँ से चालू करके यहीं पे यदि हम खत्म करें तो ये क्या होगी? वृत्त की परिधि। अर्थात वो कितनी दूरी तय कर रहा है? वृत्त की परिधि के बराबर। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो यहाँ पर t बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई r, जहां पर r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और एक समान चाल हमने कितना माना है? v। तो ये हो गया आवर्तकाल के लिए सूत्र क्या? t बराबर 2 पाई r बटे v, जहां पर r त्रिज्या, v है एक समान चाल और t है आपका आवर्तकाल। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग हम आगे करने वाले, इसलिए मैंने पहले से आपको समझा दिया। एक चीज़ और हम समझ लें, आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति। अब आवर्तकाल का तो मैंने बताया, एक चक्कर पूरा करने में समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अब आवृत्ति क्या है? आवृत्ति मतलब यदि कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तो एक सेकंड में वो कितने चक्कर घूम जाता है उसको हम कहते हैं उसकी आवृत्ति। किसे कहते हैं? एक सेकंड में वो जितने चक्कर लगाता है, मतलब आवृत्ति बराबर क्या हो गई? एक सेकंड में चक्करों की संख्या। तो इसको हम आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं न्यू से। ये v जैसा ही होता है और v जैसा बना करके यहाँ पे यदि हम मोड़ दे तो इसको हम कहेंगे न्यू। इससे हम आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। और आवृत्ति के लिए सूत्र क्या निकलेगा? एक सेकंड में चक्करों की संख्या। जितने चक्कर एक सेकंड में वो लगाएगा वो हो जाएगी आपकी आवृत्ति। तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे? एक सेकंड में चली गई दूरी और एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? एक सेकंड में चली गई दूरी बटे एक चक्कर पूर्ण करने में चली गई दूरी।
ये हम किसके लिए सूत्र निकाल रहे हैं? आवृत्ति के लिए। अब 1 सेकंड में चली गई दूरी, हम जानते हैं दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा वो? जितनी उसकी चाल है, यानी कि v। हमने माना है कि उसकी चाल कितनी है v और त्रिज्या कितनी है r। ठीक है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? v बटे 1 चक्कर पूर्ण करने में चली गई दूरी। तो 1 चक्कर पूर्ण करने में कितनी दूरी तय करता है वो? देखिए यहां से यहां तक जब वो पूरा चक्कर पूर्ण करे तो कितनी दूरी तय कर रहा है? वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि कितनी? 2 पाई r। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम? 2 पाई r। तो ये हमारा सूत्र निकल गया किसके लिए? आवृत्ति के लिए। क्या होती है आवृत्ति? यदि कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वो 1 सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करता है उसको हम कहते हैं उसकी आवृत्ति। ठीक, तो हमने किसके बारे में देखा अभी? आवर्तकाल देखा, और क्या देखा? आवृत्ति देखा। अब हम देखेंगे आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच संबंध। आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच संबंध। हम समझ चुके हैं कि आवर्तकाल क्या है और ये भी समझ चुके आवृत्ति क्या है। दोनों के बीच संबंध देखते हैं हम लोग क्या होता है ना। हमारे पास आवर्तकाल के लिए क्या फॉर्मूला है? T बराबर 2 पाई r बटे v, समीकरण 1। अब आवृत्ति के लिए क्या फॉर्मूला निकाला हमने अभी? न्यू बराबर v अपॉन 2 पाई r, समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 का कर दे आपस में गुना तो क्या होगा? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। चलिए गुना कर देते हैं। t गुणा न्यू बराबर 2 पाई r बटे v इंटू v अपॉन 2 पाई r। v कट गया, 2 पाई r कट गया, तो t गुणा न्यू बराबर क्या बचा? 1। यानी आवर्तकाल गुणा आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 होता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम t को कर दे पक्षांतर। हम क्या जानते हैं पक्षांतर के नियम में? यदि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, यानी कि बाएं से दाएं में या दाएं से बाएं में जब भी हम राशि को ले जाते हैं तो धन का ऋण होता है, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। तो यहाँ पर क्या है? दोनों के बीच गुणा है। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? भाग होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 बटे t। ये है संबंध किसके किसके बीच? आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच। यानी कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 बटे आवर्तकाल। अब हम देखते हैं कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन उसके लिए चित्र बना लेते हैं हम।
देखिए ये केंद्र है, ये कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है P0। ठीक, अब T1 समय बाद इसकी स्थिति मालूम हो जाती है P, और फिर T2 समय के बाद इसकी स्थिति मान लीजिए हो जाती है Q। ठीक, कण चूंकि गति कर रहा है तो एक स्थान पर तो रहेगा नहीं, स्थिति उसकी बदलेगी, और हम क्या बोल रहे हैं, T1 समय में उसकी स्थिति हो रही है P और T2 समय में उसकी स्थिति हो जा रही है Q। त्रिज्या कितनी है, R मान लेते हैं, और मान लेते हैं OP जो है P0 से कोण बना रहा है θ1, और OQ जो है P0 से कोण बना रहा है θ2। ठीक, और जब कण P पर पहुंचता है उस समय समय है T1, और जब कण Q पर पहुंचता है उस समय समय है T2। ठीक है, तो यहां से यहां तक के कितना समय अंतराल हुआ, डेल टी, और कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डेल थीटा। डेल आपको फिर से बता दूं, डेल का साइन हम कब लगाते हैं, डेल का साइन हम तब लगाते हैं जब हमारी राशि जिसको हमको प्रदर्शित करना है वो बहुत ही छोटी होती है, उस समय है वो साइन लगाते हैं। अगर किसी साइन के सामने में डेल लगा है, डेल मीन्स ये वाला चिन्ह, ये प्रदर्शित करता है कि उसका मान जो है बहुत ही अल्प है ना। तो हमने अल्प समय के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि T1 से T2 अल्प समय अंतराल में कण पहुंच जा रहा है, तो उसका कोणीय विस्थापन भी कितना हो रहा है, अल्प, यानी कि डेल थीटा। हमको क्या निकालना है, कोणीय विस्थापन निकालना है, और कोणीय विस्थापन के साथ साथ यहाँ से यहाँ तक रेखीय विस्थापन भी हो रहा है। मान लेते हैं हमारा रेखीय विस्थापन है डेल S। ठीक है, हमारा θ1 θ2 ये रेखीय विस्थापन डेल S, कोणीय विस्थापन डेल T, और समय अंतराल है डेल थीटा, समय अंतराल है डेल T। तो हम जानते हैं कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। तो हमारा कोणीय विस्थापन कितना है, डेल थीटा, और रेखीय विस्थापन कितना है हमारा, डेल S, और त्रिज्या कितनी है हमारी R। तो ये किसके बीच संबंध निकला, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन के बीच, कि कोणीय विस्थापन बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे R। ठीक, अब हम निकालेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग हमको निकालना है, और हम वेग बराबर क्या जानते हैं, विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो हमारा सूत्र क्या निकलेगा, कोणीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं W के जैसा दिखता है ये साइन, और इसको हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको हम, ओमेगा। तो जैसा मैंने पहले बताया, वेग मतलब विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय, और कोणीय विस्थापन हम किसको मान रहे हैं, डेल थीटा को, और समय अंतराल कितना है, डेल टी, मतलब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। यदि समय अंतराल डेल टी जो हम ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा हो और अग्रसर किसकी ओर हो, शून्य की ओर, बहुत छोटा है और किसकी ओर अग्रसर है, शून्य की ओर,
तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लिमिट डेल टी किसकी ओर अक्षर है, शून्य की ओर। इस चिन्ह के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पे हमारा कितना है, डेल थीटा अपॉन डेल टी, और इसका मान फिर हमारा हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। किसका मान, कोणीय वेग का मान। कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, अब हम तो ये हमने क्या देखा, कोणीय वेग का मान देखा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध। अभी हमने क्या देखा, कोणीय वेग के बारे में। अब हम देखेंगे कोणीय वेग तथा आवृत्ति के बीच संबंध। आवृत्ति तथा कोणीय वेग में संबंध। आवृत्ति के बारे में हम जानते हैं क्या होती है आवृत्ति। एक सेकंड में जितने चक्कर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और कोणीय वेग क्या, कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो हमको क्या निकालना है, आवृत्ति तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध, है ना। तो ओमेगा यानी कि कोणीय वेग। ठीक, एक चक्कर यदि जब ये कोई भी कण यहाँ से एक चक्कर यदि पूर्ण करे तो वो कितने कोण से घूम जाता है, 2 पाई, है ना। हम जानते हैं ये कितना होता है, पाई यानी कि 180 अंश होता है। ठीक, अब ये इधर भी कितना होता है, पाई, तो पाई और पाई मिलाकर कितना हो गया, 2 पाई। मतलब एक चक्कर घूमने में कोणीय विस्थापन कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक, और ये भी हम जानते हैं कि एक चक्कर पूर्ण करने में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल, और प्रदर्शित किससे करते हैं, टी से। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोणीय विस्थापन कितना हो गया, 2 पाई, और समय कितना लगा एक चक्कर पूर्ण करने में, आवर्तकाल यानी कि टी के बराबर। तो ये हो गया ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, समीकरण 1। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। ठीक, तो समीकरण 2। तो इस 1/t का मान आवृत्ति न्यू, 1/t का मान कितना हो गया, न्यू हो गया। इस मान को यदि हम समीकरण 1 में रखें तो यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई, और 1/t की जगह क्या रखेंगे, न्यू, जहाँ पर न्यू क्या है, आवृत्ति। तो ये है हमारा आवृत्ति तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध, यानी कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू आवृत्ति। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जब आपको समझ में आ जाएगी तो आगे जो हमको पढ़ना है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इन चीजों को मैं आपको पहले बता रही हूँ। अब हम देखते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच संबंध।
कोणीय वेग तथा रेखीय वेग के बीच में हमको क्या निकालना है, संबंध। माना हमारा रेखीय विस्थापन है डेल एस, कोणीय विस्थापन है डेल थीटा, समय अंतराल है डेल टी। डेल एस क्या है हमारा, रेखीय विस्थापन, डेल थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, और डेल टी क्या है, समय अंतराल। तो कोणीय सॉरी रेखीय वेग कितना होगा, रेखीय वेग बराबर क्या होगा, रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी कि डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक, अब कोणीय वेग कितना होगा, ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी। रेखीय वेग रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल, और कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन डेल थीटा बटे डेल टी। ठीक है, इस समीकरण से अब एक चीज और जानते हैं हम, क्या जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला हमको मालूम है ना। तो कोण हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, डेल थीटा, यानी कि ये, और चाप यहां से यहां तक के चाप की लंबाई कितनी है, डेल एस, और त्रिज्या कितनी है, आर। तो डेल थीटा बराबर क्या निकला, डेल एस अपॉन आर निकला। इस डेल थीटा के मान को यदि हम इसमें रख दें ओमेगा में, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, मान को रख देते हैं डेल एस अपॉन आर, और क्या है डेल टी। इस आर को यदि पक्षांतर कर दे तो ओमेगा आर बराबर डेल एस अपॉन डेल टी, और डेल एस अपॉन डेल टी क्या होता है, रेखीय वेग, जिसको प्रदर्शित करते हैं v से, बराबर v। मतलब हमारे पास क्या संबंध निकला, कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। ठीक, तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब हम आगे पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि रेखीय वेग v बराबर होता है कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। अब हम निकालेंगे एक समान वृत्तीय गति में त्वरण के लिए व्यंजक। त्वरण के लिए व्यंजक। क्या निकालना है हमको, त्वरण के लिए व्यंजक निकालना है। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O, हमको क्या निकालना है, कण के त्वरण के लिए व्यंजक। ठीक, फिर से एक समान वृत्तीय गति मतलब क्या होती है, यदि कोई कण किसी केंद्र के चारों ओर एक समान त्रिज्या में वृत्तीय गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब इस गति में हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, कण की चाल तो नियत है, ठीक है, लेकिन वेग बदल रहा है। वेग क्यों बदल रहा है, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है ना, दिशा पर निर्भर करता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, दिशा जो है हर बार बदल रही है। इस कारण
क्या हो रहा है, उसका वेग परिवर्तित हो रहा है। चाल नियत है कण की, लेकिन वेग क्या है, परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसमें वेग ऐसा है जिसका परिमाण नियत है, मान नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ क्या बदल रहा है, दिशा बदल रही। हर बार देखें यहाँ पर दिशा, क्योंकि वेग की दिशा वृत्तीय गति में स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो यदि इस बिंदु P पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये जो वेग है v1 ये इसकी दिशा होगी। फिर यदि Q पर खींचे तो इसकी दिशा ये होगी। तो दिशा बार बार बदल रहा है, दिशा बदलने से वेग परिवर्तित हो रहा है, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो त्वरण कैसा होगा, चूंकि वेग का परिमाण नहीं बदल रहा, इसलिए इसकी दिशा में त्वरण का घटक शून्य होता है। क्यों, क्योंकि वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, क्या बदल रही, सिर्फ दिशा। तो त्वरण की जो दिशा है वेग की दिशा में शून्य होती है। तो इसकी दिशा कैसी होती है, वेग की दिशा के लंबवत केंद्र की ओर होती है। और इसी कारण से हम इसमें जो त्वरण कार्य करता है किसमें, एक समान वृत्तीय गति में, उस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। क्यों, क्योंकि उसकी दिशा कैसी होती है, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास O केंद्र है, एक कण वृत्तीय गति कर रहा है, उसकी एक समय पर स्थिति P है, T समय पर उसकी स्थिति P है, और वेग है v1, और t प्लस डेल टी यानी अल्प समय अंतराल बाद उसकी स्थिति Q हो जाती है और वेग हो जाता है v2। दोनों के बीच कोण कैसा बन रहा है, POQ बराबर कैसा कोण बन रहा है, थीटा। ठीक, अब हमको क्या करना है, त्वरण के लिए व्यंजक निकालना है। मतलब क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग हमारा यहाँ पे जो चाल है वो चाल कैसी है, नियत है, चाल नहीं बदल रही है। तो दोनों वेग जो है हमारे पास, यहाँ पे हमने दो वेग देखा, एक तो v1 दूसरा v2। चूंकि चाल नियत है तो वेग को हम समान लंबाई के सदिश द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। एक अन्य चित्र हम बनाते हैं, ये O है, मान लीजिए A है, AB, ये है हमारा वेग V1। ठीक, दूसरा AC, ये है हमारा वेग V2। ये जो v1 था वो हमने लिया, दूसरा क्या लिया, v2 लिया। दोनों की लंबाइयां हमने समान ली, क्यों ली, क्योंकि चाल कैसी है, स्थिर है, बदल नहीं रही है, इससे दोनों की लंबाइयां हमने कैसी ली, समान ली। इनके बीच कोण क्या बन रहा है, थीटा। तो इनका परिणामी हम जानते हैं सदिशों के योग के नियम से, इनका परिणामी क्या होगा, डेल v। ठीक, अब इसी की हमको क्या करनी है, गणना करनी है कि परिणामी सदिश क्या होगा। AB बराबर कितना है, v1, AC बराबर कितना है, v2, और इनका परिणामी यानी कि BC कितना है, डेल v, जो हमको निकालना है। ठीक, अब वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखिए वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, वेग में परिवर्तन डेल v बराबर कितना हो रहा है, v2 माइनस v1। एक वेग में दूसरे वेग को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल गया, वेग में परिवर्तन। और यहाँ पर कोण BAC बराबर क्या है, कोण थीटा। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ये चीज हम जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है हमारा, यहाँ पे डेल थीटा। चाप कितना है हमारा, यहां से यहां तक चाप कितना है, डेल v, और त्रिज्या कितनी है, v1 मान लेते हैं।
इन दोनों का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल थीटा बराबर डेल वी अपॉन वी, समीकरण 1। किससे निकला ये, हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, उससे हमारा फॉर्मूला निकला डेल थीटा बराबर डेल वी अपॉन वी। अब एक चीज और जानते हैं हम, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम कोणीय वेग कहते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, डी ना लेकर के यदि हम डेल ले ले अभी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी। किसके बराबर निकला, ओमेगा के बराबर निकला हमारा, क्या निकला, डेल थीटा अपॉन डेल टी। या इसमें तिर्यक गुणा कर दे तो डेल थीटा का मान कितना निकल जाएगा, ओमेगा इंटू डेल टी। समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए डेल थीटा का मान कितना निकला, डेल वी अपॉन वी, और समीकरण 2 में डेल थीटा का मान कितना निकला, ओमेगा इंटू डेल टी। दोनों साइड में देखिए बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में कितना है, डेल थीटा, मतलब राइट हैंड साइड क्या होंगे, दोनों के आपस में बराबर होंगे, मतलब डेल वी अपॉन वी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल टी। इसको पक्षांतर कर दे हम तो डेल वी अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू वी। अब समीकरण 3, ये डेल वी अपॉन डेल टी क्या है, v क्या है हमारा, वेग, और डेल वी अपॉन डेल टी मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। हम क्या जानते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल वी अपॉन डेल टी बराबर होता है a। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ओमेगा इंटू वी। समीकरण 4, ये है अभिकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक। इसमें हम 3 व्यंजक निकालेंगे। पहला संबंध है अभिकेंद्र त्वरण बराबर ओमेगा फॉर कोणीय वेग और v फॉर रेखीय वेग। तो a बराबर क्या निकलता है, ओमेगा इंटू वी। ठीक, अब a बराबर ओमेगा इंटू वी निकला है, और हम क्या जानते हैं, v बराबर क्या होता है, रेखीय वेग बराबर r ओमेगा। यदि इस मान को हम समीकरण 4 में रख दें, a बराबर क्या निकल जाएगा, ओमेगा इंटू आर ओमेगा। तो a बराबर क्या निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r। ये है दूसरा समीकरण, किसके लिए, अभिकेंद्र त्वरण के लिए। पहला समीकरण a बराबर ओमेगा इंटू वी, दूसरा समीकरण a बराबर ओमेगा आर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यदि इसी समीकरण को ओमेगा बराबर हम कर दे v अपॉन आर, आर को पक्षांतर कर दे और फिर से हम रख दे समीकरण 4 में, तो a बराबर v अपॉन आर इंटू वी, या a बराबर v स्क्वायर अपॉन आर। ये है समीकरण 6, किसके लिए, अभिकेंद्र त्वरण के लिए। तो अभिकेंद्र त्वरण के लिए हमने 3 समीकरण देखे, तीनों समीकरण इसके लिए बनते हैं। पहला a बराबर ओमेगा इंटू वी, दूसरा a बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तीसरा a बराबर v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो ये तो व्यंजक था किसके लिए, अभिकेंद्र त्वरण के लिए। अब हम देखेंगे इसकी दिशा, दिशा क्या होती है।
हम क्या जानते हैं, A बराबर डेल वी अपॉन डेल टी, ये हमको मालूम है। यानी कि त्वरण की दिशा किसकी दिशा है, डेल वी की दिशा है। तो जो दिशा डेल वी की होगी वही दिशा किसकी होगी, त्वरण की होगी। ठीक, ये हमारे पास चित्र है हमारा। यदि समय एक कण पहले B में था, B से किस में गया, C में गया। ठीक, तो यदि हम समय को धीरे धीरे शून्य कर दें, हमने यहां से यहां तक जाने के लिए समय कितना लिया है, डेल टी। ठीक है, मान लीजिए वो 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, जितना भी हो, उसको धीरे धीरे कम करें हम और क्या कर दे, 0 कर दे, है ना। तो जैसे जैसे इसको 0 करेंगे, ये जो पॉइंट C है वो धीरे धीरे किसके पास आते जाएगा, B के पास आते जाएगा। और जैसे जैसे t कम होगा, आपका थीटा भी क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे t जो है शून्य की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे डेल थीटा भी किसकी ओर अग्रसर होगा, शून्य की ओर। फिर से समझिए, यहाँ पे इस समय को हम कम कर दे रहे हैं, समय धीरे धीरे कम हो रहा है, डेल टी शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो थीटा का मान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो AC जो दूर था, ये पास आते आते किसके ऊपर आ जाएगा, AB के ऊपर आ जाएगा। मतलब AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के। AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के। कब, जब डेल टी शून्य की ओर अग्रसर होगा तो थीटा भी शून्य की ओर अग्रसर होगा, और AB किसके बराबर हो जाएगा, AC के। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ABC। इस त्रिभुज में 3 कोण है, ये और ये। ठीक, चूंकि AB बराबर है AC के, तो आप पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं, यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का कोण कितना है, कोण B, और इसके सामने का कोण कितना है, कोण C। यानी कि कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण ABC के। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हो रही, आपस में बराबर। अब ये तीनों मिला के एक त्रिभुज बन रहा है, और हम क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। आपने प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर चुके हैं कई बार। तो इस त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखिए, पहला कोण थीटा प्लस दूसरा कोण ACB, यानी ये वाला कोण, प्लस तीसरा कोण ABC बराबर कितना होता है, 180 अंश, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब हम यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, ACB किसके बराबर है, ABC के। तो ACB की जगह हम ABC रख दें समीकरण में, तो थीटा प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 की जगह पर पाई भी ले लेते हैं, इसको पाई लिख लेते हैं। इस थीटा को यदि पक्षांतर कर दे, अब यहाँ पे देखिए ABC 2 टाइम्स है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कोण ABC बराबर पाई माइनस थीटा, या कोण ABC बराबर पाई माइनस थीटा बटे 2। अब हमने क्या कंडीशन ली है, व्हेन डेल टी टेंड्स टू 0, तो डेल थीटा भी क्या होगा, 0। तो इस समीकरण में थीटा का मान क्या रख देते हैं, 0। तो कोण ABC फाइनली हमारा क्या निकला, पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोण ABC निकल रहा है 90 अंश। कोण ABC किसका कोण है, डेल V का कोण है, किसके बीच, V1 के बीच। मतलब वेग के लंबवत क्या है, डेल V। इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री लंब है।
तो v1 के लंब कौन सा है, डेल v, और डेल v जैसा डेल v की दिशा होगी वही दिशा किसकी होगी, a की, मतलब a भी किसके लंबवत है, v के। यदि v है तो a की दिशा इसके लंबवत होगी, और स्पर्श रेखा के लंबवत क्या आती है, त्रिज्या आती है। तो इस कारण से जो हमने दिशा निकाली किसकी, त्वरण के लिए, त्वरण की दिशा कैसी होती है, अभिलंबवत केंद्र की ओर होती है, और इसलिए हम इस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, कुछ टर्म्स हमने पढ़े, आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है, उसके बाद हमने व्यंजक निकाला किसके लिए, अभिकेंद्र त्वरण के लिए, 3 समीकरण निकले। उसके बाद हमने ये देखा कि अभिकेंद्र त्वरण लगता है ये तो हमको पता चल गया, व्यंजक भी पता चल गया, पर दिशा क्या होगी, तो दिशा हमारा क्या निकला, π/2, यानी कि वेग के लंबवत यानी कि केंद्र की ओर अभिकेंद्र त्वरण की दिशा होती है। ठीक है, तो आज हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।